जीरो एफआईआर क्या है प्रावधान और आखिर क्यों है ये आम नागरिकों के लिए वरदान। जानेंगे जीरो एफआईआर कब, क्यों और कैसे दर्ज कराई जाती है। और आज के इस लीगल अवेयरनेस के मुद्दे में शामिल करेंगे दरोगा भर्ती परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण बिंदु। साथ ही साथ ये लीगल अवेयरनेस की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि आज का जो मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर मुद्दा है। प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि जीरो एफआईआर क्या है, जीरो एफआईआर के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और भारत सरकार और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि ये अपराध कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं, अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक अपराध कहलाता है संज्ञेय अपराध और दूसरा कहलाता है असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब अगर हम संज्ञेय अपराधों की बात करें तो संज्ञेय अपराध में कौन कौन से अपराध शामिल होते हैं, आखिर इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, आइए उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध की अगर बात की जाए तो इन अपराधों की प्रकृति गंभीर होती है। अब जो भी अपराध आपको गंभीर प्रकृति के लगते हैं, आप ये मान लीजिए यह कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, इसका दूसरा पॉइंट देखें तो संज्ञेय अपराध में सजा का प्रावधान जो है वह 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक है। तो आप यहां से भी इसका एक पॉइंट क्लियर कर सकते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो सजा होती है वह 3 इयर्स और 3 इयर्स से ओवर भी हो सकती है। दूसरा और तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं यहां पर। तीसरा पॉइंट है कि संज्ञेय अपराधों में बिना सूचना के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, यानी कि विदाउट वारंट पुलिस को अरेस्ट करने की अथॉरिटी दी गई है। संज्ञेय अपराधों की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो मामले आते हैं उन मामलों में प्रमुख तौर पे किन किन मामलों को शामिल किया गया है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान इंडियन पिनल कोड सेक्शन 302 हत्या। जी हां, हत्या एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है क्योंकि यह गंभीर प्रकृति का अपराध है। अगर बात की जाए इंडियन पिनल कोड सेक्शन 376 तो यहां पर भी आप देख रहे हैं रेप को बताया गया है, यह भी आपके संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए दहेज मृत्यु की तो इसे भी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाला गया है। और अगर बात की जाए चोरी, डकैती, हत्या, इन सब मामलों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन अपराधों की श्रेणी गंभीर होती है और इन अपराधों में 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है और पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो आई होप कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध की प्रकृति और संज्ञेय अपराध की जो रूपरेखा है आप समझ चुके होंगे। आइए बात करते हैं देर ना करते हुए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध क्या है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। असंज्ञेय अपराध की प्रकृति साधारण और सामान्य होती है। पहला पॉइंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आपके प्रश्न के रूप में भी बन सकते हैं। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बीच के अंतर को क्लियर करने की भी कोशिश की जा सकती है। यहां पर इंडियन पिनल कोड सेक्शन 2 सीआरपीसी का सेक्शन 2 यह बताता है डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आइए इसको बाद में देखेंगे, उससे पहले हम बात कर रहे थे असंज्ञेय अपराध की। असंज्ञेय अपराध की अगर बात की जाए तो इनकी प्रकृति गंभीर ना होकर साधारण होती है। इन अपराधों में बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है और इन अपराधों में 3 वर्ष से कम सजा का प्रावधान किया गया है। आइए अगर देखें इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किन किन मामलों को शामिल किया जाता है,
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, असंज्ञेय अपराधों में शामिल किया जाता है छोटी मोटी चोरी, आपका चेन स्नेचिंग, पॉकेट मार या छोटी मोटी लड़ाई, या आप देख सकते हैं छल करना, 420। इन सब मामलों को असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो यह था आपका अपराध। दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। अब हम बात करेंगे जीरो एफआईआर की। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट कहां से आया, जीरो एफआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहला हमारा प्रश्न यही होगा कि जीरो एफआईआर क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीरो एफआईआर समझाने से पहले मैं इसकी रूपरेखा क्लियर करके आपको उससे अटैच करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत 125 करोड़ की आबादी वाला देश है। हम कहीं ना कहीं पूरे देश में घूमने की आजादी रखते हैं, जो कि हमारा संविधान हमको देता है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19D, इट्स योर फंडामेंटल राइट कि आप अपने भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। अब भारत में किसी भी राज्य में है, किसी भी शहर में है, अगर वहां पर आपके संग अपराध कारित हो रहा है तो आप नजदीकी थाने में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जैसा कि आपने हिंदी पिक्चरों में देखा होगा या पहले आप देखते होंगे कि पुलिस थाने में कोई व्यक्ति जाता है और वह कहता है कि हमारी एफआईआर नोट करिए। पुलिस अधिकतर यह कहकर बचती नजर आती है कि यह हमारा जुरिडिक्शन एरिया नहीं है, यह हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी जगह हो, अगर आपके संग अपराध कारित होता है तो ऐसी स्थिति में आप नजदीकी थाने में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब बात की जाए जीरो एफआईआर का जन्म कब और कहां से हुआ, तो जीरो एफआईआर के अगर इतिहास की बात करें तो शायद आपको याद होगा सन 2012 दिसंबर का बहुचर्चित और बहुत ही शर्मसार करने वाला केस, निर्भया रेप केस। जी हां, दिसंबर 2012 में जैसा कि आपने देखा दिल्ली में निर्भया रेप केस हुआ। उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए क्रिमिनोलॉजी में अमेंडमेंट की बात की, आपराधिक में संशोधन की बात की, क्रिमिनल लॉ में संशोधन की बात की, और यहां पर एक कमेटी का गठन किया गया जिस कमेटी का नाम था जस्टिस वर्मा कमेटी। जी हां, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने इस रिपोर्ट को सन 2013 में सबमिट किया और यहां पर जीरो एफआईआर आता है आपके सामने। जीरो एफआईआर के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपराध कारित होता है तो वह संबंधित थाने में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। अब अगर बात की जाए तो सीआरपीसी सेक्शन 154 154 क्या कहता है उसको समझिए। सीआरपीसी सेक्शन 154 कहता है कि किसी भी थाने में भार साधक अधिकारी अर्थात ड्यूटी ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। सीआरपीसी सेक्शन 154 यह प्रावधान करता है। जब आप वहां जाते हैं और अपनी एफआईआर दर्ज कराते हैं तो आपकी एफआईआर 0 नंबर से दर्ज की जाएगी। उसके बाद वह एफआईआर आपके संबंधित थाने को प्रेषित की जाएगी और पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। इससे अपराधों को काफी हद तक कंट्रोल किया गया और अपराधी को बच निकलने और भागने से भी रोका गया। तो कहीं ना कहीं जीरो एफआईआर प्रत्येक नागरिकों के लिए, प्रत्येक आम नागरिकों के लिए वरदान साबित हुआ। अब आइए बात करते हैं कि जीरो एफआईआर दर्ज ना करने पर क्या प्रावधान किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीरो एफआईआर या एफआईआर एक सामान्य तरीका है। जिस तरीके से एफआईआर दर्ज होता है उसी प्रकार से जीरो एफआईआर को भी दर्ज कराया जाता है। अगर अब बात की जाए जीरो एफआईआर दर्ज करने से, अगर कोई मना करता है, कोई पुलिस अधिकारी मना करता है तो क्या प्रावधान किया गया है, उसके लिए आपको जानना होगा आईपीसी सेक्शन 166A। जी हां, आईपीसी का सेक्शन 166A यानी कि 166A प्रावधान करता है कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी
लोक सेवक विधि जो कि सरकार द्वारा जारी किया गया है उसकी अवज्ञा करता है, बात नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहां तक 6 महीने की सजा के साथ साथ इस सजा को बढ़ाकर 2 वर्ष किया जा सकता है और जुर्माना दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। तो यह था आपका जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो एफआईआर आखिर में क्यों आम नागरिक के लिए वरदान साबित हुआ है और यह जस्टिस वर्मा कमेटी का क्या उद्देश्य था। तो इस लीगल अवेयरनेस के मुद्दे को मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। मेरे कहने का मतलब है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें कि कैसी लगी है आपको ये जानकारी। तो आज के वीडियो में हमने देखा अपराध की श्रेणी, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और हमने देखा डिफरेंस बिटवीन संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बीच में। साथ ही साथ हमने जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को देखा, हमने सेक्शन आईपी 166A की। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए मैं संतोष कटियार, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।